नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आज बात चूरू लोकसभा सीट की। इससे पहले हमने बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, नागौर, अजमेर, बीकानेर लोकसभा सीटों की हिस्ट्री, वहां के जातिगत समीकरण, वहां के नेताओं में कौन कितना ताकतवर पड़ रहा है, इसको लेकर के विस्तार से बात की। आज बात चूरू लोकसभा सीट की। लेकिन चूरू लोकसभा सीट की बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही राजस्थान की एक एक लोकसभा सीट के समीकरणों को समझने के लिए पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चूरू लोकसभा सीट के अंदर अगर अपन वर्गवार वोट की बात करें उससे पहले टोटल वोट देखें तो 20,09,658 चूरू के टोटल वोट है, जिसमें से एससी वोटर है 22.3%, जो संख्या के लिहाज से 4,48,154 पड़ता है। एसटी का वोटर है 12,058, सिर्फ 0.6% है यहां पर। और मुस्लिम वोटर है 2,60,081, जो संख्या के लिहाज से 12.9% है। यहां का जो टोटल वोटर है 20,09,658, इसमें से 75.6% ग्रामीण एरिया में रहता है, यानी कि 15,19,000 के लगभग ग्रामीण एरिया का है। केवल 4 लाख के लगभग वोटर जो है, 4-4.5 लाख के आसपास, वो यहाँ का शहरी एरिया का वोटर है। ये 3 वर्ग का वोट और ये ज्योग्राफिक सिचुएशन के हिसाब से कि कितना शहरी वोटर है और कितना ग्रामीण वोटर है। अब बात करते हैं यहाँ की विधानसभा सीटों की, कि जो चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली 8 विधानसभा सीटें हैं, उन 8 विधानसभा सीटों का गणित क्या है। देखिए, हाल ही में 2023 में दिसंबर के अंदर राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर आप 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 8। और राजस्थान की हर लोकसभा क्षेत्र, जितना भी बड़ा एरिया है ना लोकसभा का, उसके अंदर विधानसभा के 8 एरियाज आते हैं। तो इसीलिए हमने चूरू लोकसभा एरिया के अंदर आने वाली जो 8 विधानसभा की सीटें हैं, उसके अंदर कौन सी सीट पर हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती, कहां कांग्रेस जीती। देखिए, चूरू के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 सीटें चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर, 6 तो चूरू जिले की विधानसभा सीटें आती हैं। 2 जो हनुमानगढ़ जिले की जो विधानसभा सीटें हैं, वो भी चूरू लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। बाकी की हनुमानगढ़ की जो विधानसभा सीटें हैं, वो गंगानगर के साथ चली जाती हैं और 2 सीटें चूरू के साथ में आ जाती। कौन-कौन सी? नोहर और भादरा, ये 2 सीटें। नोहर सीट पर कांग्रेस के अमित चाचान चुनाव जीते हैं, 2018 में भी वही जीते थे, अब 23 में भी वही जीते हैं। भादरा से संजीव बेनीवाल बीजेपी के हैं, वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं, वो यहां से इस बार चुनाव जीते हैं। चूरू जिले की 6 सीटों में से सादुलपुर से बसपा के मनोज कुमार जीते हैं, तारानगर से कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया जीते हैं, सरदार शहर से अनिल कुमार शर्मा जीते हैं कांग्रेस के, चूरू शहर से हरलाल सहारण जो सीट राजेंद्र राठौड़ ने खाली की और खुद तारानगर चले गए थे और वहां पर चुनाव हार गए, नरेंद्र बुडानिया जीत गए। वहां पर हरलाल सहारण बीजेपी के विधायक हैं। रतनगढ़ से चूरू पूसाराम गोदारा है कांग्रेस के, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल है कांग्रेस के। यानी कि इन 8 सीटों में से 1, 2, 3, 4 और 5 सीटें किसके पास में है? कांग्रेस के पास में है। 1 सीट है यहां पर बसपा के पास में, 5 और 1 6। बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, एक हनुमानगढ़ की भादरा और चूरू जिले की 6 सीटों में से केवल चूरू शहर वाली हरलाल सहारण वाली सीट है। और यही वजह है कि चूरू का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इसी को देखते हुए राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा आमने सामने हो रखे हैं। ये चूरू लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों का गणित हो गया। अब गणित की बात करते हैं। चूरू क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में पिछले 15 सालों के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, इनमें कांग्रेस का कितना वोट रहा, बीजेपी का कितना वोट प्रतिशत रहा, बसपा का वोट परसेंट कितना रहा और आरएलपी का वोट परसेंटेज कितना रहा। शुरुआत 2018 से करेंगे, 2013 की तरफ बढ़ेंगे, 2023 की तरफ बढ़ेंगे। 2008 के विधानसभा चुनाव 15 साल पहले जब हुए, तो उन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट मिले थे 33.3%। ये वोट है चूरू लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्रों का। उस एरिया के अंदर जो चूरू लोकसभा क्षेत्र है, उसके अंदर की पोलिंग का हो, चाहे चुनाव विधानसभा के हो चाहे चुनाव लोकसभा के हो। बीजेपी को 2008 में यहां पर मिले थे 34.7%, बसपा को मिले थे 13.8%। तब आरएलपी बनी नहीं थी, आरएलपी बनी ही 2018 में है। 2009 के लोकसभा चुनाव हुए तो यहां पर कांग्रेस को 45.4
और बीजेपी को 46.9, बसपा को मिले 3.2% वोट। 2013 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो चूरू लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 33.1% वोट मिले और बीजेपी को 46.1%, बसपा को मिले 9.2%। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां अंतर पूरी तरह से बदला। बसपा का वोट शेयर बढ़कर के 26.7% हो गया, कांग्रेस सिर्फ 15.7% पे सिमट गई और बीजेपी को 52.6% वोट मिले। 2018 के जब यहां पर विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस का वोट परसेंट 36% रहा, बीजेपी का 34%, बसपा का 5.6% और आरएलपी जो पहली बार चुनावी मैदान में थी उसने चूरू लोकसभा क्षेत्र में 0.7% वोट हासिल किए। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस को 34.9% वोट मिले, 60% वोट बीजेपी ने हासिल किए। बसपा और आरएलपी को, चूंकि आरएलपी तो 2019 में बीजेपी के साथ ही गठबंधन में थी। 2023 के विधानसभा चुनाव जो कुछ महीने पहले ही हुए हैं, जिसका असर लोकसभा पर पड़ना पॉलिटिकल इक्वेशन में कई लोग कहते हैं कि पड़ सकता है। बाकी लोकसभा के चुनाव का जो पब्लिक का थॉट प्रोसेस होता है और विधानसभा के चुनाव का वो टोटल अलग होता है। कांग्रेस को 38.6% वोट मिले, बीजेपी को 39.4% वोट मिले, बीएसपी को 4.2% वोट मिले और आरएलपी को 1.3% वोट मिले। एक गणित मजेदार देखिए, अभी कुछ महीने पहले, 4 महीने भी नहीं हुए अभी तक, जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी का, माफी चाहूंगा, बीजेपी का जो वोट शेयर है वो कांग्रेस से ज्यादा है। बीजेपी को वोट मिले इस लोकसभा क्षेत्र के एरिया में 39.4%, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 38.6% वोट मिले। लेकिन जब अपन सीटें देखते हैं तो यहां पर 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, बीजेपी ने सीटें सिर्फ 2 जीती हैं। भले ही परसेंटेज, वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा है, यानी कि इस एरिया के लोगों की अगर काउंटिंग देखी जाए तो ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन सीटों में वो कन्वर्ट हो नहीं पाए और बस कांग्रेस 5 सीटें जीत गई, 1 सीट बीएसपी जीती, बीजेपी केवल यहां पर 2 सीट जीती। अब बात करते हैं चूरू लोकसभा सीट के इतिहास की। 1977 में पहली बार ये जब लोकसभा सीट बनी है, ये आपातकाल के बाद वाले इलेक्शन हुए और 1977 में भी परिसीमन हुआ था, उसके बाद में कुछ नई सीटें बनी है। उसके बाद से आज तक जितने भी इलेक्शन हुए, बीजेपी को कितनी बार जीत मिली, कांग्रेस को कितनी बार जीत मिली, या दूसरी जो तमाम धड़े हैं वो कितनी बार जीते। 1977 के आपातकाल के बाद वाले इलेक्शन में दौलत राम जो भारतीय लोकदल के कैंडिडेट थे वो चुनाव जीते, 2,59,592 वोट मिले। मोहम्मद उस्मान कांग्रेस के कैंडिडेट थे जिनको 1,06,401 वोट मिले और वो नंबर 2 पर रहे। रनर अप का मतलब होता है, वैसे किसी भी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं और इस बात की भारतीय संविधान में कोई बाध्यता भी नहीं है कि किसी एक सीट पर अधिकतम कितने, ज्यादा से ज्यादा कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं। जितनों की मर्जी, किसी को पार्टी टिकट दे तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाओ। रनर अप उसे कहते हैं जो नंबर 2 पर रहता है। तो 1977 में यहां पर नंबर 2 पर रहे मोहम्मद उस्मान कांग्रेस के, जिनको 1,06,701 वोट मिले, 1,52,891 वोटों के अंतर से कांग्रेस यहां पर चुनाव हारी। 1980 में जनता पार्टी जो सेक्युलर थी, सोशलिस्ट जनता पार्टी, दौलत राम सारण यहां से चुनाव जीते, 1,38,165 वोट मिले। आलम अली खान जो दूसरे जनता पार्टी, भी आप सभी को यह पता है कि 1980 एक ऐसा साल था जब कांग्रेस भी दो धड़म बढ़ चुकी थी और जो जनता पार्टी 1977 में सत्ता में आई थी, मोरारजी देसाई से लेकर चौधरी चरण सिंह, 3 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री बनाए थे, वो जनता पार्टी भी टूट चुकी थी। उस जनता पार्टी में जो जनसंघ से लोग आए थे उन्होंने ही अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी अलग बनाई 1980 में, और बीजेपी ने पूरे देश में 1980 में अलग से चुनाव लड़ा था जनता पार्टी से अलग होकर के अपनी एक स्वतंत्र बैनर के तौर पर। 1984 में यहां पर मोहर सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो जीते, जिनको 2,55,348 वोट मिले। ये राजीव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वाला इलेक्शन था। दौलत राम जो लोकदल के कैंडिडेट थे वो 1,43,000 वोट 925 वोट पाए, लेकिन नंबर 2 पर रहे, 1,11,423 वोटों का यहां पर अंतर रहा। नरेंद्र बुढ़ानिया 1985 के अंदर यहां पर चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट, 2,53,663 वोट मिलते हैं। दौलत राम सारण एक बार फिर से लोकदल के कैंडिडेट नंबर 2 पर रहते हैं, 1,86,016 वोट मिलते हैं, 67,647 वोटों का अंतर रहता है। लेकिन ये दौलत राम सारण जनता दल के टिकट पर 1989 में यहां से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, और नरेंद्र बुढ़ानिया जो कांग्रेस के थे वो चुनाव हार गए। दौलत राम को मिले 3,18,907 वोट, नरेंद्र बुढ़ानिया को मिले 1,53,237 वोट, 1,24,670 वोटों का अंतर रहा। 1991 में बीजेपी के राम सिंह कसवा यहां से चुनाव जीते, 1,89,568 वोट मिले, और जयसिंह राठौड़ जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको चुनाव हराया, 1,89,400 वोट मिले। दोनों के बीच में अंतर सिर्फ और सिर्फ 168 वोटों का रहा।
ये चूरू लोकसभा क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए एक बड़ा जानकारी, रोचक जानकारी है कि जो आज वर्तमान में सांसद है यहाँ पर राहुल कसवा, उनके पिता राम सिंह कसवा 1991 में यहाँ से सांसद बने थे, लेकिन उनका जो जीत का मार्जिन था वो सिर्फ 168 वोट था। 1996 में यहाँ पर नरेंद्र बुढ़िया फिर से चुनाव जीते, 2,45,437 वोट मिले और जो 168 वोटों से राम सिंह जीते थे, वो इस बार यहाँ पर 24,438 वोटों से चुनाव हार गए राम सिंह कसवा। ये 1996 का आंकड़ा है। इसके बाद में 1998 की बात करते हैं, नरेंद्र बुढ़ानिया फिर से यहां से चुनाव जीते, 3,47,690 वोट मिले। राम सिंह कसवा दूसरी बार चुनाव हारे बीजेपी के टिकट पर, 3,17,958 वोट मिले और हार का अंतर 24,000 से बढ़कर के इस बार 29,732 वोट हो गया। लेकिन पहले के समय में पार्टी का समीकरण अलग हुआ करता था, दिग्गजों को ही अक्सर टिकट मिला करता था। 1999 में पार्टी ने 2 बार के हार चुके राम सिंह कसवा को फिर से टिकट दिया। इस बार राम सिंह कसवा ने जीत हासिल भी की और जीत का मार्जिन भी बढ़ाया, 46,809 वोटों से राम सिंह जीते, नरेंद्र बुढ़ानिया को हराया। राम सिंह को मिले 3,51,485 वोट, नरेंद्र बुढ़ानिया को मिले 3,04,676 वोट। राम सिंह कसवा का ये सिलसिला और कसवा परिवार का यह सिलसिला आज तक जारी है। पहले 3 बार पिता राम सिंह कसवा 1999, 2004 और 2009 में चुनाव जीते यहां पर बीजेपी के टिकट पर, चाहे वो नरेंद्र बुढ़ानिया सामने लड़े हो, चाहे बलराम जाखड़ लड़े हो, चाहे रफीक मंडेलिया लड़े हो। और मोदी युग के बाद में यहां पर लगातार राहुल कसवा चुनाव जीत रहे हैं। 2014 के अंदर राहुल कसवा जीते, उन्होंने अभिनेश महर्षि को चुनाव हराया जो बीजेपी से बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़े थे बीएसपी के टिकट पर। बाद में वसुंधरा राजे की करीबी की वजह से 2018 से पहले वो वापस बीजेपी में आए थे और फिर वापस खटपटे, ये सिलसिला चलता रहा। बहरहाल 2014 में राहुल कसवा के जीत का अंतर यहां पर था 2,94,739, क्योंकि राम सिंह कसवा कभी भी 1 लाख से बड़ा मार्जिन 50,000 से भी क्रॉस नहीं कर पाए। राम सिंह कसवा की सबसे बड़ी जीत 1999 की थी, जब उन्होंने नरेंद्र बुढ़ानिया को 46,809 वोटों से हराया और जीते। क्योंकि जब वो पहली बार सांसद बने तो केवल 168 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे, 2 बार फिर हारे, फिर तीसरी बार लड़े तो वो 46,000 से, फिर चौथी बार जब वो यहाँ पर 2004 में चुनाव जीते तो 29,000 का मार्जिन था, 2009 में जीते तो ये मार्जिन घट करके 12,440 पर आ गया था। 2014 में युवा चेहरे के तौर पर राम सिंह कसवा के परिवार से आने वाले राहुल कसवा को बीजेपी ने टिकट दिया, वो 2,94,739 वोटों से जीते। ये मार्जिन 2019 में राहुल कसवा के सामने बढ़ा, 3,34,402 वोटों से उन्होंने रफीक मंडेलिया को चुनाव हराया 2019 के अंदर। ये 2019 तक के आंकड़े हैं और अब 2024 के लोकसभा चुनाव का सबको इंतजार है। राहुल कसवा के लिए इस बार चुनौती, चूरू लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है राजेंद्र राठौड़। चूंकि तारानगर से राजेंद्र राठौड़ हारे हैं विधानसभा का चुनाव और उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा गुट के बीच में खुली अदावत शुरू हो चुकी है। आरोप लगे सीधे तौर पर, जब राजेंद्र राठौड़ ने हार के बाद में एक बड़ा कार्यक्रम किया था तो उसमें चूरू के पूर्व जिला प्रमुख बताए जाते हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो रहे हैं, उन्होंने बहुत सीधे तौर पर राम सिंह कसवा परिवार पर निशाना साधा और इस हार के लिए जिम्मेदार बताया। हालांकि राहुल कसवा ने अभी तक इस बारे में खुलकर बात नहीं की है। उनको जब भी मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ ने खुद ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने कई इंटरव्यूज में खुलकर के ये जरूर संकेत दिए कि उनके साथ धोखा हुआ है, पीठ में खुरा घोंपा गया है। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 में क्या बीजेपी अपनी यहाँ की आपस की लड़ाई को देखते हुए इस बार कसवा परिवार से बाहर जाने की कोशिश करती है? क्यों? क्योंकि 1991 से लेकर के बीजेपी लगातार यहां पर कसवा परिवार को टिकट दे रही। 1991 में जीते, उसके बाद में 2 चुनाव कसवा परिवार हारा, 1996 का और 1998 का। उसके बाद से लगातार ये 5 बार कसवा परिवार यहां से जीत रहा है, यानी कि पिछले 8 चुनाव में कसवा परिवार से बाहर चूरू सीट पर किसी को टिकट नहीं गया है। इन 8 में से 2 बार कसवा परिवार हारा है, 6 बार कसवा परिवार जीता है, जिसमें से 4 बार राम सिंह कसवा सांसद रहे, 2 बार राहुल कसवा उनके बेटे सांसद रहे हैं। चूरू लोकसभा क्षेत्र के जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी चूरू लोकसभा के अंदर बनने वाली नई गणित को लेकर के क्या कुछ राय है? 2024 के अंदर पलड़ा किसका भारी हो सकता है? बीजेपी को अगर ये सीट जीतनी है, रिपीट करनी है, तो बीजेपी के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है? और कांग्रेस यहां पर लगातार लंबे समय से चल रहे सूखे को अगर खत्म करना चाहे तो कांग्रेस के लिए टिकट का प्रबल दावेदार यहां पर कौन हो सकता है, जो अगर कसवा परिवार या नया चेहरा बीजेपी उतारती है तो उसको कड़ी टक्कर देकर के, क्योंकि 6 चुनाव 1999 से लगातार कांग्रेस यहां पर चुनाव हार रही है। पॉलिटिकल पंचायत पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी और राजस्थान की लोकसभा सीट के समीकरणों को बताते हुए। अन्य लोकसभा सीटों के समीकरण को देखने के लिए पॉलिटिकल पंचायत यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आप अलग अलग सीटों का इतिहास देखिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।